प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज की इस प्रोग्राम में जो कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये मोहम्मद बशीर साहब की कहानी है। और बशीर साहब भी उन बहुत से दीगर पाकिस्तानियों में से एक हैं जिनको किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने सगे भाई और उनकी फैमिली जो है उसने नुकसान पहुंचाया उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके। बशीर साहब का ताल्लुक वैसे तो खानपुर से है जो कि रहीम यार खान की एक तहसील है, लेकिन ये काफ़ी अर्से से बर्मिंघम में मुकीम है। और यहाँ उन्होंने 1972 में खानपुर का इलाका है अख्तराबाद, यहाँ पर 2 कनाल का इन्होंने रकबा ख़रीदा और उस पर 2 मकान तामीर करवाए। अब चूँकि ख़ुद ये बैरून मुल्क मुकीम थे तो इनके एक भाई थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने इनसे 1996 में आकर ये रिक्वेस्ट की कि आप इसमें से एक मकान में मुझे रहने की इजाज़त दे दें कुछ अरसे के लिए। इन्होंने उन्हें रहने की इजाज़त दे दी तो इनके भाई जो हैं मोहम्मद शरीफ वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गए। कुछ अरसे के बाद ख़ुद इनके भाई का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद इनके भाई के जो बच्चे हैं जिनमें ख़ास तौर पर उनके बेटे मोहम्मद जावेद, उन्होंने इस मकान पर कब्ज़ा कर लिया जो आज तक बरकरार है। बल्कि बशीर साहब ये भी कहते हैं कि 5-5 मरले के मज़ीद इन्होंने वहाँ पर टुकड़े कर लिए, उस घर के दीवारें खड़ी कर ली हैं और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ अंदाज में रिहाइश इख्तियार कर रखी है और मकान का कब्ज़ा देने से इनकारी हैं। अब ये बशीर साहब का दावा ये भी है कि महकमा माल के अफसरान ने इनकी मकान की जो मिल्कियत है उसका फ़ैसला इनके हक़ में कर रखा है, लेकिन जावेद साहब जो हैं वो अभी भी यहाँ पर काबिज़ हैं और उनको मकामी पुलिस की हिमायत हासिल है। ये बशीर साहब का कहना है। अब हक़ाइक़ क्या हैं, स्टोरी क्या है, मामला क्या हैं, अगर बशीर साहब ठीक कह रहे हैं तो इनके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, कौन से कानूनी रास्ते मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए अपने मकान का कब्ज़ा वापस ले सकते हैं, अब तक इन्होंने अपना केस कैसे लड़ा है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनमें ख़ुद मोहम्मद बशीर साहब हैं जो कि बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सफदर साहब हैं जो इनके भतीजे हैं मोहम्मद बशीर साहब के, और जाम फ़याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो खानपुर में हमारे यूनाइटेड न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, अदील असगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो माहिर कानून है। इसके अलावा दीगर मेहमानों को भी हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे जिनमें DPO और MPA खानपुर भी शामिल होंगे। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुझे जाम फ़याज़ साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कुछ कहानी तो मैंने बताई, जो पॉइंट्स रह गए इस कहानी में वो क्या हैं, ज़रा कुछ बता दीजिएगा। इनके जो बेटे हैं मोहम्मद जावेद साहब, उनसे आपने यकीनन रब्ता किया होगा जो इस वक्त इस मकान पर काबिज़ हैं, वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने रास्ता अपने लिए बना रखा है इस मकान में रहने का, कोई कागजात तैयार करा रखे हैं, कोई उनको किसी इदारे की जानिब से कोई डॉक्यूमेंट मिल गया है, क्या कहते हैं जावेद साहब जिन्होंने अपने चचा के मकान पर कब्जा कर रखा है? जी, असल में जो स्टोरी है उसमें हमें जो कागजात के मुताबिक और मोहम्मद बशीर के भतीजे जो हैं सफदर साहब उन्होंने जो बताई है उसमें ये है कि इन्होंने पहले कब्जा किया हुआ था 1996 में, तो ये रहने के लिए उन्होंने जगह ली, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने तकरीबन 2011 में एप्लीकेशन दी वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को, जिसमें कब्जा माफिया के खिलाफ जो है एक यूनिट बनाया गया था कि पंजाब में जहां भी कब्जा है वहां पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो कब्जे के लिए कुछ देर जो है कुछ अफसरान ने उस पर काम किया, लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कंप्लेंट सेल बनाया गया कि उसके लिए कंप्लेंट सेल में इन्होंने राब्ता किया मोहम्मद बशीर ने कि कंप्लेंट सेल में जो है जाकर हम इसकी कार्रवाई करवाएं। वहां पर भी इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसमें मकामी MPA थे, चौधरी मोहम्मद इजाज शफी खानपुर के MPA थे, और इसमें मकामी DPO और DCO जो हैं वो भी इस कमेटी के मेंबरान थे और दीगर महकमों के अफसरान भी थे। उन्होंने इस सारे मामलात की तहकीकात की तो उसमें भी मोहम्मद बशीर जो है हक पे साबित किया गया कि उसका जो मकान है कब्जा है, क्योंकि कब्जा किया गया उसके मकान पर क्योंकि कागजात मोहम्मद बशीर के नाम पर थे। उसके बाद जो है तो थोड़ी सी कार्रवाई चली, फिर जैसे पाकिस्तान के दीगर महकमों में इसी तरह मामला चल रहे हैं तो फिर ये मामला ठप कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने दोबारा अप्लाई किया ओवरसीज पाकिस्तानी कंप्लेंट सेल में, तो वजीर आला मियां शहबाज शरीफ के जो कोऑर्डिनेटर थे मोहम्मद नवाज वो यहाँ पर आए, DPO रहीम यार खान थे, जिशान असगर उस वक्त, और DC जो है इस वक्त भी मौजूदा DC हैं जमील अहमद जमील,
उस वक्त भी वही डीसीओ रहीम यार खान थे, वो थे चौधरी मोहम्मद इजाज शफी थे, एमपीए थे यहाँ पे, जिला रहीम यार खान में ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से चेयरमैन थे। उन्होंने भी एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी में बाकायदा इंक्वायरियां हुई, इंक्वायरी में इनके हक में रिपोर्टें की गई, मोहम्मद बशीर के हक में। और जो वजीर आला कंप्लेंट सेल के इंचार्ज थे, मेंबर थे मोहम्मद नवाज, उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर जारी किया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये मकान खाली करवाकर मोहम्मद बशीर के कब्जे हवाले किया जाए। लेकिन डीपीओ रहीम यार खान ने, जिशान असगर जो उस वक्त मौजूद थे, डीपीओ रहीम यार खान, उन्होंने कार्रवाई तो की, क्योंकि मोहम्मद जावेद जो है डीपीओ रहीम यार खान के पास एक तमलीकनामा लाए कि ये मोहम्मद बशीर हैं, इन्होंने मेरे वालिद मोहम्मद शरीफ को एक तमलीक की थी, एक प्लाट की, तो ये तमलीक है। लेकिन वो तमलीकनामा जब पुलिस ने भी अपने तौर पे इंक्वायरी करवाई तो वो साबित ना कर सके और वो तमलीकनामा झूठा करार पाया। उसके बाद डीपीओ रहीम यार खान जिशान असगर के हुक्म पर मोहम्मद जावेद इकबाल जो इनके भतीजे हैं मोहम्मद बशीर के, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया थाना सिटी खानपुर में। उसको मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में भेजा गया, लेकिन 15-20 रोज बाद उसकी जमानत हो गई। हालांकि उस वक्त भी पुलिस को चाहिए था कि जैसे ये कागजात झूठे साबित हो गए तो इनको चाहिए था कि वो मकान फौरी तौर पर खाली करवा लेते। जी सही, फौरी तौर पर खाली करवा लेते। लेकिन अभी तक वो ये हुआ कि मोहम्मद जावेद इकबाल जो है वो सिविल कोर्ट में चले गए किसी कागज की बुनियाद पर कि जी ये मेरा हक बनता है, ये मेरा मुश्तरका खाता है, तो इस वजह से अब अदालत में केस चला गया है, इसीलिए ताहाल जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी। ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्प्यूट जो है वो एक कनाल के मकान पर है, ये कनाल तो इनका क्लियर है, कब्जा एक कनाल पर है। जी, एक कनाल पर कब्जा है। इनके भतीजे हैं मोहम्मद जावेद इकबाल, हबीबुर रहमान और बाकी दीगर हैं, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। उनका मौकफ यही है कि ये हमारे वालिद को तमलीक किया गया था एक प्लाट जिस पर हमने अपना मकान तामीर किया है, और वो कहते हैं कि इस वक्त जो है हमारा हक बनता है क्योंकि हमने इतने अरसे से उस पर मकान तामीर किया था। वो मकान जो है हमारे चचा मोहम्मद बशीर ने हमारे वालिद अपने भाई मोहम्मद शरीफ को जो है तमलीक किया था। ठीक है। अच्छा बशीर साहब, आपने घर बनाए और आपने अपने भाई को 1996 में रहने के लिए दिए, या 1972 से लेकर 1996 तक आपके कब्जे में थे और 1996 में फिर आपने भाई को रहने के लिए दिया था, ऐसे ही हुआ था? 1996 में नहीं, ये बहुत बाद में दिया गया था। तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की बात है। तो मेरी गैर मौजूदगी में ये कब्जा हुआ, क्योंकि पहले तो मेरे भाई किसी जिम्मेदार की जमीनों पे बैठे थे। जब इनके बच्चों को होश आया तो इन्होंने वालिद को कहकर मेरा मकान, चूंकि मैं तो ताला लगाकर इधर आ जाता था जी, तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो फिर उसी बाबत 2011 में हमने भाग दौड़ शुरू की। मैंने अपने अजीजों कार को भी बोला, वो भी जमा होकर गए कि भाई ये आप लोग नाजायज कब्जा छोड़ दें और मकान खाली कर दें। ये दिन ब दिन अकड़ते गए। फिर जो वहाँ के महकमे हैं हमने उनसे राब्ते किए, जैसे आपके खानपुर के कॉरेस्पोंडेंट्स ने बताया है कि हमने MP MNA से लेकर ये लाहौर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के सब अफसरान, डायरेक्टरों से और चेयरमैनों से भी मिले, और यहाँ तक कि उनमें से एक हाजी हक नवाज साहब वो रहीम यार खां भी आए और उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग में पटवारी से लेकर तहसीलदार और ये DCO DPO जो मौजूदा जमील अहमद जमील साहब हैं ये भी मौजूद थे। लेकिन ये अक्सर मौके और अक्सर फैसले हमारे हक में हैं, इसके बावजूद मुझे आज तक मेरे मकान का कब्जा नहीं मिला। सही है। तो आप इस सिलसिले में सिविल अदालत भी गए, कोई सिविल केस फाइल किया आपने? ये असल में जो मेरे भतीजे नाजायज काबजीन हैं वो अदालतों में हमें घसीटते रहे कि ये मामला इसी तरह चलता रहे, तो हम अदालतों में जाते रहे और चंद एक अदालतों में हमारे हक में फैसला भी दिया कि भाई ये इनका नहीं। बशीर साहब, वो आपको क्या अदालतों में कैसे घसीटते रहे? मतलब उन्होंने आपके खिलाफ कोई दावा दायर कर रखा था, उन्होंने आपको कैसे अदालतों में घसीटा?
वो ऐसे अदालतों में अपनी हिफाजत के लिए कि भी हमें यहाँ से उठाया ना जाए। हाँ, ठीक है, समझे ना। हाँ, तो अदालतों ने भी हमारे हक में कहा कि भाई ये जिसका मकान है उसी को मिलना चाहिए, आप नाजायज काबजीन है, क्योंकि इनके पास तो कोई प्रूफ सबूत नहीं है। ये काम का कह देते हैं जी मुश्तरका खाता है, ये हरगिज मुश्तरका खाता नहीं, ये प्लाट जमीन मकान ये मेरी जाती मलकियत है। आपने खरीदा है, विरासती जमीन नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कोई और जिम्मेदार थे जिनसे हमने खरीदा था, मैंने खरीदा था। उस वक्त इर्द-गिर्द सब खेत थे जब मैंने ये प्लाट खरीदे थे। ठीक है जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक प्रोग्राम में ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अदील असगर साहब, ये सारी स्टोरी आपने बड़ी तफसील से सुन ली है। पहले तो ये बताइएगा कि क्या इन्होंने सही कानूनी रास्ता इख्तियार किया है? इनको अपने भतीजे के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए था, या इनके भतीजे उल्टा इनको कोर्ट में लेकर जाते रहे कि जिनसे मकान खाली ना करवाया जाए? क्या इन्होंने सही कानूनी रास्ते इख्तियार किए और अब इनके पास क्या चॉइस है? असद साहब, मैं एक बात पहले ये कर दूं कि इन्होंने अभी तक कोर्ट के अंदर जो है वो अपने केस को पेश ही नहीं किया है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं उसके अंदर किसी जगह पर भी ऐसा नहीं है कि ये लोग गए हैं केस के अंदर दीवानी अदालत के अंदर या किसी और अदालती फोरम के पास कि जनाब हमें हमारे जगह का या मकान का कब्जा जो है वो हवाले किया जाए। होना इनफैक्ट ये चाहिए था कि वो जैसे इनके खिलाफ केस में उन्होंने जाकर के स्टे लिया कि उनको डिस्पोजेस ना किया जाए, वो चले गए हैं। उन्होंने अपने डिफेंडेंट्स में बशीर साहब को भी जो है वो पार्टी बनाया हुआ है, इनफैक्ट ओवरसीज कमीशन को भी पार्टी बनाया हुआ है। तो वो चले गए हैं कि जी हमें कब्जा, हमारे कब्जे को जो है वो डिस्पोजेस ना किया जाए, हमें वहां से ना निकाला जाए। इनफैक्ट ये था कि ये चाहते ये दीवानी अदालत में जाकर अपना केस जो है वो पेश करते, वहां पर इनका जो है वो फैसला आता। और उन्होंने ये मूव इसलिए ली होगी कि जब ये अदालत में जाएं या किसी जगह पर जाएं तो हम कहें कि जी हमारा मामला तो पहले से अदालत में है, तो कोई आप बाकी इदारे इसमें ना आए जी, आप महकमा माल इसमें ना पड़े, पटवारी ना बीच में पड़े, पुलिस ना मुदाखलत करे, हमारा तो केस अदालत में है। इनफैक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि जब भी आप सिविल कोर्ट में चले जाते हैं तो पुलिस के पास भी एक जवाब आ जाता है कि सिविल लिटिगेशन इज पेंडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज एंड रिगार्डिंग द सेम लैंड, वो भी ये जवाब दे देते हैं। और जो अभी तक इनकी दरखास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई उसकी रीज़न भी यही है कि जो वो सिविल कोर्ट में चले गए और जा करके उन्होंने अपनी फेवर में एक स्टे ऑर्डर ले लिया है, लेकिन इन्हें ये कोई बार नहीं है, ये तो जाएं अपने केस में, ये अपना केस नया जो है वो दायर करें जाके। इनको चाहिए कि केस में उनको निकलवाने के लिए, अपनी जगह का कब्जा लेने के लिए जितना ये मटेरियल कलेक्ट कर चुके हैं इन शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, कि जितनी रिपोर्ट्स इनकी फेवर में आ चुकी हैं कि जी ये वाकई ही एक्चुअल ऑनर जो है वो मोहम्मद बशीर साहब ही हैं, और जितने भी लोग इस वक्त वहां पर काबजीन हैं वो नजायज काबजीन की जो है वो डेफिनेशन में आ रहे हैं। ये महकमा माल की भी रिपोर्ट आ गई है, इस पर DPO साहब का भी मौकफ यही आ गया। लेकिन इन तमाम मौकफ का, इन तमाम अदारों की जो बातें हैं या जो रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ एक हद तक है, ये उस लिमिट को, उस कॉर्नर को क्रॉस नहीं कर सकते जिसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमारी कोर्ट्स के पास है। और ये सिर्फ इख्तियार कोर्ट के पास ही है। जब वो हुक्म देगी तो फिर उस हुक्म की कंप्लायंस मकामी पुलिस, मकामी जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो तमाम बाउंड हो जाते हैं कि उन अहकामात पर अमल दरामद करवाना है, वो खुद से तो कर नहीं सकते। यही इनके पास चॉइस थी कि ये पोजेशन के लिए जा करके अपना केस दायर करें। ये जो अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं ये अपनी ही जगह की डिक्लेरेशन सीख कर रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट जो है वो कॉर्नर्स कह सकते हैं, डिफरेंट साइड्स कह सकते हैं, जो इनको नहीं चाहिए। क्योंकि डिक्लेरेशन उन लोगों को रिक्वायर्ड होती है जो जिनको कोई डाउट हो, जैसे जो इनके वो भतीजे हैं जो अजीजो कारब जो इस वक्त इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, उन्होंने दीवानी केस जो दायर किया है उन्होंने ये स्टेप लेके प्रूव किया है कि उनको एप्रीहेंशन है, और सिविल कोर्ट में भी वही चले गए हैं।
ये तमाम एक्सरसाइज ऐसी है जो उन लोगों को, जो फंक्शनरीज हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनको बार एक उनके ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो कोई स्टेप लेना चाह रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक आ जाता है, वही रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब इनकी एक आपस में दीवानी जो नैयत के केसेस हैं उनकी पेंडेंसी है, तो इसी बेस पे ही ये चल रहे हैं। लेकिन इन्हें बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, टाइम किल करने के, सिविल कोर्ट में जाना इन्हें फौरन सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, ये अपना मौकफ दे सकते हैं, जैसे ये बता रहे हैं 1996 से वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अपने भाई को जो है वो रेंट पे दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर रेंट कोर्ट में जाएंगे तो जरा उसको प्रूव करें तो वो ज्यादा बेहतर आ जाता है। ऐसा नहीं है, शायद उन्होंने रेंट पर नहीं दिया, उनसे ये कहकर ले लिया गया था कुछ अरसे के लिए। थोड़ा सा एक तरीका ये आ जाता है कि रेंट कोर्ट्स के अंदर जरा स्पीडी काम हो जाता है, सिविल कोर्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि वो फाइल करते हैं, देन रिटर्न रिप्लाई है, देन उसमें रेंट कोर्ट में जाकर बैलफ जल्दी मिल जाता है और आपका फैसला जल्दी। ये थोड़ा सा स्पीडी आ जाता है। अच्छा, अब मैं सफदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भतीजे मोहम्मद बशीर साहब के। इनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको मौक़िफ़ जरा सुनवा दूं जो मोहम्मद जावेद जो कब्जा किए बैठे हैं इस घर के ऊपर और अपने भाइयों के साथ। मोहम्मद जावेद क्या कहते हैं इसके बारे में, ज़रा उनका मौक़िफ़ सुन लें, फिर हम सफदर साहब से बात करते हैं। मेरा नाम हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल है। मैं खानपुर शहर ज़िला रहीमगढ़ खां पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरे बाप मोहम्मद शरीफ को मेरे चचा बरमंगम साकर ने एक प्लाट का खाली दिया था सकनी, और उस पर मकान मेरे बाप ने बनाया। और मेरे चचा हाजी मोहम्मद बशीर जो हैं उसने हुकूमत पाकिस्तान को एक झूठी दरख्वास्त दी है कि मैं रोटी कमाने गया और भाई मोहम्मद शरीफ ने मेरे मकान पे कब्ज़ा कर लिया। उसका पाकिस्तान में कोई मकान ना अब तक है, ना वो ज़िंदगी पूरी बना सकता है। ये ज़मीन इंतकाल उसी के नाम है, मगर उसने एक तमलीक नामा भी दिया है। इंतज़ामिया से हट के अभी हमारा जो केस है वो सीनियर सिविल जज रहीमगढ़ में चल रहा है। वो केस हमारे हक़ में होगा, उसके गवाह भी हैं। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से इस्तदा है कि जो भी मुतासरीन हैं ओवरसीज़ सारे जो हैं, बहुत उनकी जदादें हैं जो काबज़ीन पे हैं, बड़ी बड़ी बेमिसालें ऐसी हैं। बहरहाल ये जो दरख्वास्त है, केस है हाजी मोहम्मद बशीर की तरफ से झूठा है, हमारा केस सच्चा है। ज़मीन हमारे बहन भाइयों के पास है, मुकदमा उसने हमारे ऊपर किया है। हमारे बाप की ज़िंदगी ही में उसने हमारे ऊपर केस किया। हमारे बाप का नाम आज तक केस में नहीं आया। हमारा बाप 2 साल पहले फौत हो गया है। हाजी मोहम्मद बशीर कभी कभी पाकिस्तान आता है और हमें मिलता है तो ना मिलने की कोशिश करता है। बहरहाल हुकूमत जो भी अपने इंतज़ामी अमूर से, अदालतों से जो भी तहकीकात करें, हम हुकूमत के काम पे बिल्कुल मुतमैन हैं। अच्छा जी, अब ये है मौक़िफ़ दूसरी पार्टी का मोहम्मद जावेद साहब। वो कहते हैं कि जी प्लॉट दिया मेरे भाई को और मेरे वालिद साहब को, और उस प्लॉट पर मेरे वालिद ने मकान बनाया। अब इस स्टोरी में ये नहीं पता चला कि इनके वालिद साहब ने वो प्लॉट अपने भाई से लिया कैसे, मतलब ख़रीदा या उन्होंने वैसे उनको तोहफ़तन दे दिया। इसकी तफसील तो उन्होंने नहीं बताई, जो कि हमें जाम फ़याज़ साहब बता सकते हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया। जाम फ़याज़ साहब, आपने ये रिकॉर्ड किया ना इनसे, इनका मौक़िफ़, तो ये क्या इस पर क्या, हाँ, ये इसी प्लॉट के बारे में कुछ वजाहत की थी कि मेरे वालिद साहब को बशीर साहब ने प्लॉट कैसे दिया, बेचा कि इस तोहफ़तन दे दिया या कुछ अरसे के लिए दे दिया या देखभाल के लिए दिया, क्योंकि उस वक्त ये ज़रूरी ज़मीन थी, कैसे दिया ये इनको, जिस पर बकौल उनके उन्होंने खुद घर बनाया। हाँ बिल्कुल, ये मौक़िफ़ में तज़ाद है, क्योंकि मोहम्मद बशीर का मौक़िफ़ है कि मैंने ये अपना मकान बनाया था और वो उन्होंने कब्जा किया था। नहीं, मोहम्मद बशीर साहब का मौक़िफ़ हमने ले लिया ना, उसको छोड़ दें आप ये बताएं कि ये क्या कहते हैं कि इन्होंने ये प्लॉट कैसे लिया इनसे, ये बात हुई आपकी? उन्होंने कहा तोहफ़तन हमें ये प्लॉट दिया गया, इस पर मेरे वालिद ने मकान बनाया। अच्छा, जो मोहम्मद जावेद का मौक़िफ़ था वो यही है कि मैंने जो प्लाट है ये प्लाट लिया था, हमने वैसे तमलीक किया था, मेरे चचा ने मेरे वालिद को, अपने भाई को तोहफ़तन, तो उसके बाद हमने अपना मकान बनाया और उस पर हम रिहाइश पजीर हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि इस पर ज़ाहिर है पैसे सब हमने खर्च किए हुए हैं। अच्छा, अब सफदर साहब, आप जो हैं, आप भी भतीजे हैं बशीर साहब के, यानी कि ये जो जिन साहब को भी हम देख रहे थे जावेद साहब, ये भी आपके कज़न हैं, चचाजाद भाई ही हैं, यही रिश्ता बनता है ना आपका भी? जी, ये मेरे चचा के बेटे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप अब यानी आप ये इसका मतलब है कि ये 3 फैमिलीज़ जो हैं अलग अलग हमारे साथ मौजूद हैं, यानी बशीर साहब एक फैमिली हैं, एक और उनके भाई के बेटे आप हैं और एक और भाई के बेटे जिनसे भी हम बात कर रहे थे। अब उन दोनों फरीकैन का ये झगड़ा है, आप बतौर न्यूट्रल शख्स या एक न्यूट्रल फैमिली मेम्बर, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस मामले पर?
जी बिल्कुल, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हाजी बशीर साहब क्योंकि इतने अरसा से बाहर मुकीम हैं, उनकी काफ़ी यहाँ इनकी जगह थी, 40 मरले तो यही है ना, जिस पे 20 मरले पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ये उनका हाजी बशीर साहब का घर था। वो इतने अरसे से, अभी मैंने ये जवेद साहब का भी मौक़िफ़ सुना है, उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने कभी कुछ यहाँ बनाया नहीं, वो बना नहीं सकते। तो देखिए, जो बंदा इतने अरसे से बरतानिया में है वो पाकिस्तान में एक घर भी नहीं बना सकता। दूसरी बात ये कि ये शुरू से पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, मैं इनका करीबी रिश्तेदार हूं, मैं इनको जानता हूं। इन्होंने इतने अरसे में कुछ क्यों नहीं बनाया, ये उनकी आस में बैठे रहे। दूसरी बात ये कि ये घर हाजी बशीर साहब का ही था, इन्होंने बाद में उसमें अल्ट्रेशन कर ली, 20 मरले का था। ये 4 भाई हैं, जवेद साहब जो हैं, इन्होंने 5-5 मरले की लाइनें खींच के दीवारें करके तो वो उनका नक्शा बदल दिया। तो अब ये कहते हैं जी हमने बनाया था, और ये कहते हैं कि जी मेरे वाले साहब ने बनाया था। तो इनके वाले साहब ने सारी उम्र कोई काम ही नहीं किया। प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इनका कारोबार क्या है, ये करते क्या है ये सब? ये देखिए जी, मैं आपको ये जवेद साहब के बारे में बता देता हूं कि ये जवेद साहब जो है ना, इनके कोई बीवी बच्चे नहीं है। इनकी उम्र कोई तकरीबन मेरा ख्याल 62-65 के करीब में है। अच्छा। इन्होंने शादी नहीं की। अच्छा। ये इनकी सारी उम्र इन्हीं चक्रों में गुजर गई है, या अदालतों कचहरियों में झूठे मुकदमे और गवाहियां, बस इन्हीं चक्रों में। इसीलिए इतने एक्सपर्ट हैं बोलने में भी, और ये केस लड़ने में और केस लटकाने में, इसलिए इतने एक्सपर्ट हैं ये। दूसरा ये कि इनके जो भाई हैं, वो जो शफीकुर रहमान है, वो एक किसी का ट्रैक्टर चलाते थे ना, किसी जिम्मेदार के ड्राइवर थे। तो इनके एक भाई हैं हबीबुर रहमान, वो एक्सियन सब के ड्राइवर हैं। तो एक भाई इनका जो सईद अहमद है, वो ट्रक ड्राइवर था, वो इंतकाल कर गया। उनकी बेवा है सुगरा बीबी, तो उसको इन्होंने मोहरा बनाया हुआ है ना, वो बेवा का उसको एक अपनी ढाल बनाई हुई है, हमेशा उसको सामने ले आते हैं, जी ये बेवा है, इसके बच्चे हैं। तो इसलिए ये है। बाकी जवेद साहब जो है ये कुछ भी नहीं करते। ये किसी कम्युनिटी में बैठते हैं तो ये प्रोफेसर बन जाते हैं, किसी में बैठते हैं तो ये जिम्मेदार बन जाते हैं, कभी ये हकीम होते हैं, कभी ये डॉक्टर होते हैं। अच्छा, ठीक है। कारीगर आदमी, इनका यही काम है। सही, बिल्कुल कारीगर आदमी है। और ये पहले 1-2 दफा जेल भी हो आए हैं इन्हीं चक्रों में कि किसी पटवारियों से मिलके किसी जिम्मेदारों की पासबुकें चोरी करवा के तो उनपे कर्जे मंजूर करवा लिए। मैं न्यूट्रल हूं क्योंकि मैं इनके ताया का बेटा हूं। छोटे मेरे ये चचा हैं शरीफ साहब, जो इकबाल साहब के, जवेद साहब के जो वालिद हैं, वो मेरे चचा हैं। तीसरे नंबर पे हाजी बशीर साहब हैं। तो अब हाजी बशीर साहब क्योंकि इतने अरसे से वहां मुकीम है, फिर वो देखें, कोई भी ओवरसीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी नौकरी, अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ 2-2 साल बैठे और हमारे केस लड़े आके यहाँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे जो है ना यहाँ अपना नुमाइंदा मुंतखब किया हुआ है। तो मेरे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है, लेकिन क्या है कि हकदार को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ये जवेद साहब जो कहते हैं कि जी ये हमारे वाले साहब को एक तमलीक नामा दिया था, तो सर जी अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर मेरा कैमरा, ये है जी वो तमलीक नामा जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं। 2012 से लेकर मेरा ख्याल है कि 2016 तक इसका कोई वजूद नहीं था। इतने इदारों में वो लोग गए हैं, इन्होंने कोई, तो इसमें कोई डेट, कोई स्टैम्प, कोई चीज है इसके ऊपर जी, कोई डेट डली हो, कोई दस्तखत? मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं कि आप वो पेपर देख के अंदाजा कर लें कि ये एक सिंपल पेपर है जिसके ऊपर इन्होंने अपने हाथ से लिख के नीचे मेरे वाले साहब के साइन किए हुए, मोहम्मद सदीक और ये मुहल्लेदार है कोई मुश्ताक। अच्छा, तो ये झूठे सिग्नेचर होंगे ना आपके ख्याल में? बिल्कुल झूठे हैं मेरे वाले साहब। अच्छा, अब ये तो एक और FIR दर्ज हो सकती है 420 की। बशीर साहब या वकील साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो आप ये जब इन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, तो आप तो दोबारा जा सकते हैं, न सिर्फ अदालत में, जैसे आपको पहले वकील साहब कहते हैं कि सिविल कोर्ट में आपको जाना चाहिए था, तो आप तो इन चीज़ों की बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। क्या आपने ये वाला रास्ता नहीं इख्तियार किया, ये ऑप्शन नहीं यूज़ किया? सर जी जनाब, इसी तमलीक नामे की बिना पे DPO ज़ीशान असगर साहब ने इनके ऊपर 420, 468 और 471 का पर्चा करवाया, और फिर ये जवेद साहब जेल चले गए।
15 दिन बाद इनकी जमानत हो गई, फिर इनके ट्रायल शुरू हो गए, बाद में ये बरी हो गए इसमें कि पुलिस ने वो जो तमलीकनामा इनसे बरामद किया था वो तमलीकनामा उसमें फाइल में नहीं लगाया था ना, जो इनकी वो जिम्नी है या जो भी होती है उनमें नहीं लगाया था। तो जैसे हमने कहा कि जिस कागज की बिना पे ये केस दायर हुआ है वो कागज उसमें है ही नहीं, फाइल में है ही नहीं, इसलिए ये बरी हो गए। टेक्निकल बुनियादों पे बरी हो गए। जी टेक्निकल बुनियादों पे। ये हमारे यहाँ सब कुछ हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा सही है सफदर साहब, मैं अब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं वापस आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा डीपीओ रहीम यार खान उमर फारूक साहब हैं, उन्होंने भी इसमें इंटरवीन किया, उनकी राय क्या है, वो क्या इस केस के बारे में समझते हैं, ज़रा उनकी राय भी सुन लीजिए, फिर हम वापस डिस्कशन पे आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इशू है कब्ज़े का 2 भाइयों के दरमियान में। बेसिकली ये 1976 के अंदर एक मोहम्मद बशीर साहब हैं जो कि खानपुर के रहने वाले हैं, अभी वो बर्मिंघम बरतानिया के अंदर है, यूके। उन्होंने 2 कनाल जगह खरीदी और फिर भी उसमें से एक घर बनाया। उस घर में उन्होंने अपने भाई को रहने के लिए उसकी इजाज़त दी, मोहम्मद सईद उसका नाम था उनके भाई का। और उस भाई के बच्चों ने यह किया कि 1980 के अंदर एक जाली या फ्रॉडलेंट तरीके से एक तमलीकनामा बना के वो प्रॉपर्टी जो 1 कनाल है, 2 कनाल में से 1 कनाल अपने नाम। इस बात का उसको पता चला, जो कि बरतानिया में मुकीम है, जो असल मालिक है चौधरी बशीर, उसको 2016 में पता चला इस बात का। उसके ऊपर एक पर्चा हुआ, तो पुलिस ने बंदों को पकड़ा, उनके खिलाफ पुलिस ने यह केस चालान कर दिया धोखाधड़ी का, फ्रॉड का। बाद में वो कोर्ट से ये सारे मुल्ज़मान बरी हो गए। उसके बाद ये हुआ कि अब दोनों जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ वो कोर्ट में गई हुई हैं। एक पार्टी ने सिविल कोर्ट खानपुर में किया हुआ है और दूसरी पार्टी ने यहाँ पे रहीम यार खान के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो किया हो। तो अब इशू सब जुडिस है, ये मामला भी काफ़ी पुराना है। हमने पहले जैसे पता चला कि ये मामले में फ्रॉड हुआ है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की, वो सारे सबूत के साथ हमने वो केस चालान कर दिया। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया। अभी भी चूँकि मामला सब जुडिस है, इस हवाले से जैसे ही हमें कोर्ट की तरफ से फर्दर ऑर्डर्स आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसमें पूरी हेल्प करेंगे। जो भी बोनाफाइडी इसका मालिक है जो कि मोहम्मद बशीर साहब हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। देखें, बड़ा सादा सा मौक़िफ़ पुलिस का डीपीओ रहीम यार खान उमर फारूक सलामत साहब है। उन्होंने कहा द मैटर इज सब जुडिस, मामला अदालत में है, हम कुछ नहीं कर सकते, जब अदालत से आएगा तो हम इसको देख लेंगे। अभी आदिल असगर साहब हम यही बात कर रहे थे कि किसी शख्स की जानिब से मामले को कोर्ट में ले जाने का, और ख़ास तौर पर सिविल कोर्ट में, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ तो साल केस चलते हैं, बल्कि नस्ल दर नस्ल केस चलते हैं, तो वहाँ पर ले जाने का मकसद ही शायद ये होता है कि भाई अपने वकील के ज़रिए से तारीखें दिलवाते रहेंगे, कभी हम नहीं, कभी वकील नहीं, कभी कोई गवाह नहीं, कभी कोई कागज़ नहीं, और ये साल चलता रहेगा और पुलिस के पास जवाब आ जाएगा। हम पुलिस को कह देंगे भाई ये तो मामला तो अदालत में, आप तो कुछ कर नहीं सकते। इस केस में भी वही हुआ है। असद साहब, 3 बातों को मैं इस वक्त करूँगा। पहली बात ये कि जो इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी इलीगल ऑक्यूपेंट्स के खिलाफ, जो उन्होंने एक फॉइड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, उसमें पुलिस ने अपना रोल नहीं, वो अपना जो काम था वो प्रॉपर नहीं किया था। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपरली की होती तो वो जो अलेज्ड फॉइड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड था उसको रिकवर करते, उसको फाइल का हिस्सा बनाते, तो मुमकिन ही नहीं था कि वो मजिस्ट्रेट साहब ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो इनको अक्विट करते। लेकिन एक सेकंड, सॉरी, मैं एक चीज़ आप कदा कलामी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक और नुक्ता फिर पैदा होता है ना यहाँ, कि अगर वो डॉक्यूमेंट गायब हो गया, ये जो तमलीकनामा जिसको आप कह रहे हैं ना, जाली डॉक्यूमेंट, फौज डॉक्यूमेंट था, तो वो तमलीकनामा गायब हो गया अगर डॉक्यूमेंट्स में से, तो फिर बाकी से का सारा केस या ये वाला क्लेम कि ये जो मकान है हमने उस प्लॉट पे बनाया जो हमें तमलीकनामे के जरिए से दिया गया था, जब वो तमलीकनामा ही गायब हो गया तो बाकी का सारा केस जो है वो किस बुनियाद पर खड़ा हुआ? अब मैं कुछ बातों को जो है वो यहाँ पे अर्ज करता हूँ। पहली बात ये है कि 2 वर्जन है। एक ये कि 1996 के अंदर इन्होंने 2 कनाल की जगह खरीद ली। एक कनाल पे ये कागज आ गए, दूसरी कनाल पे कौन कागज है, गॉड नोज बेटर। अब जो एक कनाल पे ये कागज थे जिनका इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, उस पे ये इलीगल ऑक्यूपेंट्स मौजूदा जो कागजीन है वो आ गए। अब प्लाट के ऊपर 5-5 मरले के घर बन रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि 96 से लेके 2012-14 के अंदर जो मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ उनके मुताबिक 14 तक जो इनका काम चल रहा है, तो इस दौरान उन्होंने 12 साल कुछ भी नहीं किया। 12 साल ये खामोश रहे, ये कैसे मुमकिन है? एक चीज ये आ जाती। दूसरे नंबर पे आ जाती है फॉइड डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं, जिस फॉइड डॉक्यूमेंट की ये बात कर रहे हैं, कैसे कहा जा सकता है कि वो नहीं है?
ये आईओ ने ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड, जब आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हो 24 आवर्स के अंदर आप मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करते हो। एक सेकंड में आपके पास आदिल साहब वापस आता हूँ। मेरे साथ शफी मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो एमपी हैं खानपुर से। शफी मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये एक आपके शायद इल्म में आ चुकी हो, ये बशीर साहब हैं, बर्मिंघम में रहते हैं। इन्होंने इनका मकान जो है इन्होंने ख़रीदे हैं प्लॉट 72 में। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 72 का मतलब है कि ये 50 साल तो शायद होने वाले हो गए जब से इनका ये मसला चल रहा है। अब जैसे कि पाकिस्तान में होता है और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ जो कि अपने केसेस को परसूख नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि ये ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो इस मामले में भी ये कहते हैं कि मेरे भाई के बच्चों ने कब्जा कर रखा है, 3-4 भाइयों ने मिलकर कब्जा कर रखा है, भतीजों ने कब्जा कर रखा है। आप कोई इसमें रहनुमाई कर सकते हैं बशीर साहब की, या अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या किसी इदारे में इनके लिए आवाज़ बन सकते हैं बतौर नुमाइंदा, बतौर इन्होंने ये आपके वोटर हैं, आप इनके इलेक्टेड मेंबर हैं, कुछ किरदार आप कर सकते हैं अदा सर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। गुजारिश ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक कमेटी है जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर हैं और उसको हेड एसी करता है, और डीएसपी होता है जो पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, ताकि कहीं पे अगर फौजदारी का इशू बन जाए तो पुलिस उसको सपोर्ट करती है रेवेन्यू को। ठीक। तो उस कमेटी में मुझे इस पर्टिकुलर केस का तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन उस कमेटी की मैंने ब्रीफिंग दी थी 3 दिन पहले। तो उसके पास 100 से ऊपर केसेस थे, जो जिसमें से 40+ केसेस उन्होंने निपटा दिए और 60 के करीब हम केसेस पेंडिंग हैं। और हमारे जो दोनों ऑफिसर्स हैं, एसीओ या डीएसपी, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं, और वो उसको बड़े अच्छे आसान तरीके से ऐसे कब्जे वालों और डिस्प्यूटेड केसेस को निपटा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड। और लेकिन जो जहाँ पे वो कोर्ट का मैटर आ जाता है, जो सब्जेक्ट टू द कोर्ट होते हैं मैटर्स, उनमें वो इन्वॉल्व ऑब्वियसली नहीं हो सकते। तो ये आ जाए हमारे एसी साहब को दरखास्त दें, और मैं भी इंशाल्लाह उनसे अर्ज करूंगा कि मेरिट पे फैसला। सर मैं चाहूंगा कि अगर आप 1 मिनट मुझे दे दीजिए तो मैं बशीर साहब खुद आपसे मुखातिब होकर अपनी चीज़ आपको बता दें, या आप कह रहे हैं कि बड़ा आसान तरीके से वो काम कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही हो, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बशीर साहब का ज़रा मौक़िफ़ 2 मिनट में सुन लें, फिर आप उस पर आप देख लीजिएगा कि इनकी क्या हेल्प हो सकती है। जी बशीर साहब ज़रा बताइएगा, आपके एमपी, आपके इलाके के एमपी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, शफी मोहम्मद साहब, आप अपनी ज़रा स्टोरी मुख्तसरन बता दें इनको, अभी आपने क्या क्या एफर्ट्स की हुई हैं और ये जिन इदारों का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर क्या आपके साथ हुआ है? मेरी मुलाकात जो उस वक्त के मुस्लिम नून लीग के एमपीए थे एजाज शफी साहब, जी, उनसे 3 बार पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। खानपुर में मैं मिला था उनके मकान पर जाकर, तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आपके बरतानिया जाने के फौरन बाद ये कब्जा हम छुड़ा देंगे। अच्छा, अब ये आपके जो भतीजे मोहम्मद सफदर साहब पाकिस्तान में हैं, आप तो वहाँ बर्मिंघम में हैं, लेकिन मोहम्मद सफदर साहब जो हैं वो अगर शफी साहब के पास चले जाएं तो वहाँ जाकर शायद कुछ, शफी साहब क्या ये इनके मामले को यहाँ पर इनके भतीजे एक और हैं मोहम्मद सफदर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, वो देख रहे हैं, क्या वो आपसे मिल लें, आप कोई रहनुमाई कर सकेंगे उनकी? जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग गुजारिश ये है कि पार्लियामेंटेरियंस का काम कब्जा छुड़ाना नहीं जी होता। जी, आई नो दैट। मैं उसको एसी को मैं इनका केस रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि इस केस को अर्जेंटली ले जी, और मेरिट के ऊपर डिसीजन दे। जी, मैंने सर इसलिए ये नहीं कहा कि आप इनका मसला हल कराएं, मैंने इसलिए आपसे ये गुजारिश की है कि क्या आप इनकी कोई रहनुमाई कर सकेंगे? मैं जानता हूं कि आपका काम ये नहीं है। डेफिनेटली इनकी रहनुमाई मैं करूंगा, एसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरिट के ऊपर अगर इनका केस है सब्जेक्ट टू द कोर्ट नहीं है तो मेरिट के ऊपर अर्जेंटली फैसला करे, और फिर उसका जो कब्जा होता है वो पुलिस की सपोर्ट लेके इनका कब्जा भी करा। राइट, शफी साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सफदर साहब, ये हमने कमिटमेंट ले लिया इस शो में, आप चले जाइएगा इनके पास, इनसे वक्त लेकर इनके पास, और इन्होंने हमसे कमिटमेंट कर दिया। अब अगर ये कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो हम किसी और शो में इनको दोबारा इनको प्रोग्राम में ले आएंगे और इनसे कहेंगे जी आपने वादा किया था, जरा उसको निभा दीजिए। कम अज़ कम मुतल्लिका इदारों में आपकी आवाज़ बन जाएं, आपकी आवाज़ को ज़रा तकवीत मिल जाएगी, यही हम चाहते हैं कि जब एक एमपीए की आवाज़ आपकी आवाज़ में शामिल हो जाएगी तो ज़रा वो आवाज़ ताकतवर हो जाएगी, बस यही है। जाहिर है इनका काम कब्जा छुड़ाना नहीं है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, इनका काम लेजिस्लेशन है, लेकिन बहरहाल एमपीए की अपनी एक आवाज़ होती है, उसकी एक से होती है, उसकी एक हैसियत होती है, तो इसलिए आप जो है वो इनसे ज़रूर कर लीजिएगा। अदील असगर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें ज़रा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने 3 पॉइंट्स वहाँ पे रेज़ किए थे असद साहब। एक ये किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो उसने अपना
काम जो था वो नहीं प्रॉपरली किया, और जो फोर्ज डॉक्यूमेंट अलेज था उसने उस बंदे का रिमांड लिए बगैर उसमें उससे रिकवर ही कुछ नहीं किया। जब आप उससे जिस बेस पे FIR दर्ज हो रही है आप उसको रिकवर नहीं करते तो अदालतें फिर 4 कॉर्नर्स के अंदर ही रहा जा सकता है। लेकिन एक और मसला ना सर, ये देखें इनका सारे का सारा मुकदमा जो है वो डिपेंड तो इसी तमलीकनामे के ऊपर कर रहा है ना, वो यूज हुआ है। ये मेरा इख्तियार था मकान इस प्लॉट के ऊपर बनाना क्योंकि मुझे ये तमलीकनामा मिला था। अब जब तमलीकनामा निकल गया बीच में से या गायब हो गया या वो रिकवर नहीं हो सका या वो एक एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सका तो फिर मुकदमा तो बैठ ना गया सारा, यानी मुकदमे की अखलाकी वजह तो खत्म हो गई। असल 2 चीजें आ रही हैं यहाँ पे। जो तमलीकनामे की ये बात कर रहे हैं ना, तमलीक गिफ्ट हो जाए या हिबा हो जाए वो एक ही चीज है तकरीबन, ठीक है। फर्क थोड़ा सा एक टेक्निकल आ जाता है, लेकिन जो बंदा ट्रांसफर करने वाला है वही बंदा उसको कैंसिल भी तो कर सकता है। यही बशीर साहब जो है इनके पास राइट है कि अगर ये इन्होंने वाकई कुछ ऐसा दिया था तो उसकी कैंसलेशन भी सीख कर सकते थे। अभी भी इनके लिए जो बेस्ट फॉर्म है वो फॉर्म जो है वो सिर्फ यही है कि ये सिविल कोर्ट में जाएंगे, उस अलेज्ड फोर्ज्ड तमलीकनामे की कैंसलेशन सीख करेंगे और अपनी उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को रेस्टोरेशन के लिए जो है ये केस फाइल ये बताएंगे। ये तमलीकनामा जो है ये सादा कागज पे होता है या स्टाम्प पेपर के ऊपर होता है? नहीं, ये इसको आप बना लेते हैं, कोई बंदा सादे कागज पे भी बना के इस्तेमाल कर लेता है। वो नहीं, वो होता जेन्युइनली जो असल है वो किसके ऊपर होता है? मैं बताता हूँ। काबिल कबूल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? काबिल कबूल जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो हम आजकल के जो कवानीन के मुताबिक है वो तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाम्प पेपर जारी किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद 1200 रुपए वाला, एग्जैक्टली वही जो है वो वैलिड है। और उसके ऊपर भी वैलिड वो तब होएगा जब उसके ऊपर इंडिपेंडेंट विटनेसेस के थंब इंप्रेशंस मौजूद होते हैं, सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं, वो इंडोर्स कर रहे होते हैं उन तमाम की बातों को। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि ये पहले इन्होंने बात की कि शायद पाकिस्तान के अंदर कानून के जो हकमियत है वो ज़रा कम है वगैरह वगैरह। तमाम अदारे अपने अपने जो हद है उसके अंदर अपनी ड्यूटीज़ को, अपने जो इख्तियारात को प्रॉपरली जो है वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन गलती हमारे पार्ट पे आ रही है कि हमें जिस दरवाजे को जाके नॉक करना है उस तक अभी हम जा नहीं रहे हैं। हमें चाहिए कि ये जैसे इनका भतीजा यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये ना भी पाकिस्तान में आए वापस, कोई इशू नहीं है। सिविल कोर्ट के अंदर इख्तियार मौजूद है, ये अपना थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे इन्होंने ये FIR अपनी रजिस्टर्ड करवाई है तो ये अपने मुख्तार खास के जरिए करवाई है, इसी बेस पे ये सिविल कोर्ट के अंदर थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी सफदर साहब या बशीर साहब, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा सर इस पे कंक्लूड करते हुए? मैं यहाँ एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। अभी हमारे माहिर कानून जो बयान दे रहे हैं तो मैं उसको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इन्होंने कहा कि ये अपना तमलीकनामा कैंसिल करवा सकते थे। सर जी, कैंसिल तो वो चीज होती ना जो रजिस्टर्ड होती है, किसी रिकॉर्ड में होती है। तो ये चीज इसका कोई किसी क्या उसको बोलते हैं, कोई अर्जी नवीस से नहीं ये बना, कोई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसके ऊपर किसी सरकारी अफीसर के साइन नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, तो इसको कहां से बशीर साहब जाके कैंसिल करवाते? मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट आपके ख्याल में? बिल्कुल, ये देखें, वो अगर उन्होंने तमलीकनामा दिया है और बाद में इनको एहसास हुआ कि मुझे नहीं देना चाहिए था तो कैंसिलेशन हो सकती है। वो तो उस सूरत में होगा ना। इस केस में तो बशीर साहब ने कोई तमलीकनामा दिया ही नहीं है, लेकिन उसका असर यूज भी नहीं हो रहा ना, उसका यूज भी कहीं पे भी नहीं हो रहा। फिर वो तो अलेज किया कि ये तमलीकनामा है जिसके हवाले से इन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी। बिल्कुल सही है। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बशीर साहब, सफदर साहब, अदील असगर साहब, जाम फयाज साहब, शफी मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बाकी लोगों का हमने मौक़िफ़ लिया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक चीज़ बहरहाल इस तरह के केसेस को देखने के बाद हमें पता चलती है और बार बार हमारे मुशाहिदे में आती है बहुत सारे प्रोग्राम्स करने के बाद, एक तो यह है कि आप चाहे अपने भाई के साथ कोई मामला कर रहे हैं या भाई के बच्चों के साथ, आपको कानूनी तकाजे पूरे करने चाहिए। महज इस बुनियाद पर कि वो मेरा भाई है और आप उनको रहने के लिए दे दें, बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए उसका अंजाम यही होता है जो अब हो रहा है। ये हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल इंसाफ जो है वो इदारों से मिलना है। इस तरह के तमाम लोगों को, अगर इदारे अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स अपना काम करेंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतें अपना काम करेंगी तो ये इंसाफ हो सकता है। वरना हज़ार बहाने हैं DPO के पास, हज़ार बहाने हैं दीगर महकमों के पास, पुलिस के पास कि जी हम तो इस वजह से ये नहीं कर रहे, हम तो उस वजह से ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि मामला
काम बहरहाल इदारों ने करना है, तभी इस तरह के तमाम लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़िम्मेदारी जिस शख्स को दी गई है जुल्फ़े बुखारी साहब, उन पर जो एक एतराज़ आया था अदालत से वो भी ख़त्म हो चुका है। तो जुल्फ़े बुखारी साहब को चाहिए कि बहुत प्रोएक्टिव होकर तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कम से कम ये वाले मसले हल करवाएं जिसमें उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये वापस नहीं मिल पा रही। और ये एक दो नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं, और कम से कम सैकड़ों तो अब तक हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।